जैसे अगर कोई एक्सरसाइज चल रही है, लेट से कोई इंडिया और यूएस के बीच में कोई एक्सरसाइज चल रही है एग्जाम्पल के लिए, इन दो कंट्री के बीच में अभी कोई एक्सरसाइज हुई है जैसे कि युद्ध अभ्यास बाइलैटरल एक्सरसाइज, लेट्स सपोज एक्सरसाइज ये वाली अभी रिसेंट हुई है, तो सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ के जाना कि ये एक्सरसाइज हुई है, इसका वेन्यू क्या है, इसमें हमारी कौन सी आईएनएस या फिर कौन सी नेवी उसमें आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है, इतना नहीं होता, इसमें इसका बैकग्राउंड भी पढ़ के जाना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड में क्या पढ़ोगे, बैकग्राउंड में इसमें क्या रहेगा, इंडिया और यूएस आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको इनके रिलेशंस भी थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। क्या और कोई बायलैटरल एक्सरसाइज होती है हमारी इनके साथ, इनके अलावा युद्ध अभ्यास के अलावा कोई और एक्सरसाइजेस होती हैं क्या, वज्र प्रहार है, मालाबार है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। मालाबार है वो क्या, वो कौन से ऑब्जेक्टिव से होती है, वो क्वाड वाली कंट्रीज़ के साथ होती है। क्वाड सुना है सब लोगों ने, बताओ फुल फॉर्म, फुल फॉर्म बताओ पहले तो क्वाड की। क्वाड तो शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, ये है स्पेलिंग क्वाड। क्वाड इज लाइक 4, राइट। क्वाड इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 3 चीज़ें का ऐसे मिक्स करके शॉर्ट में क्वाड बोल देते हैं। 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, कौन सी 4 कंट्रीज़, ये मैंने बहुत बेसिक चीज़ पूछी है। जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, चारों का ग्रुप क्यों बनाया गया, किसको काउंटर करने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। पैसिफिक ओशन में बढ़ते हुए रीजन में इन्फ्लुएंस है या उनकी जो भी शिप्स, रेडार, वो सब बढ़ती जा रही है, उनको पैसिफिक ओशन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। तो ऐसे आप जब भी स्टडी करोगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, तो उसके आसपास की भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अभी रिसेंटली ही ये डिसाइड हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाने वाली है, मतलब जो ऑलरेडी है उसकी कैपेसिटी और इंक्रीज करने वाली है। तो एक टॉपिक क्या आ जाएगा न्यूज़ में, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी लिखने की कोई नीड नहीं, तो सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि आपको करंट अफेयर कवर कैसे करने हैं। जैसे ये न्यूज़ है अभी काफ़ी हाईलाइटेड थी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारा ये पावर प्लांट है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, लोकेशन तमिलनाडु, with the help of country Russia we are increasing the power और the capacity of this nuclear power plant, जो है उससे और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और फिर ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। तो हमारे से क्वेश्चंस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे बनेंगे, हमें इसके अलावा जो एग्जिस्टेंस में है वो भी पढ़ के जाने पड़ेंगे, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, बाकी की लोकेशन भी जो है मैच द फॉलोइंग या फिर उसके ऊपर कोई भी फैक्ट ऐसा कुछ पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट की फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। तो बाकी के जो हमारे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, और ये तो 7th है उड़ीसा इसमें तमिलनाडु में, बाकी के 6 और है उनको पढ़ना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हमारे इंडिया में कब से बनने स्टार्ट हुए, इसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो एक टॉपिक जब भी आप स्टडी करते हो उसमें सिर्फ एक छोटा टॉपिक मत पढ़ के जाना, करंट अफेयर उसका स्टैटिक पोर्शन भी होता है। जब भी करंट पढ़ोगे, करंट तो पढ़ना ही पढ़ना, स्टैटिक पोर्शन कवर करोगे सिर्फ तभी फायदा है, वरना कोई यूज़ नहीं है इनको पढ़ने का। कि सीधा क्वेश्चन तो कभी एक आधा स्टेटमेंट में पूछते हैं सीधा कि भाई कोई मान लो कोई टॉपिक न्यूज़ में है, कोई शिप न्यूज़ में है, जैसे अभी ये वाली शिप न्यूज़ में चल रही थी INS संध्यक, ये न्यूज़ में थी। अब सीधा अगर मान लो एग्जाम में उनका मन है तो पूछ लेंगे संध्यक वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज़ इट। अब आपको ऑप्शन में देके पूछेंगे कि ये शिप है या DRDO की कोई मिसाइल है, इसरो का कोई कुछ तैयार किया है उन्होंने, कुछ भी ऐसा टॉपिक पूछ सकते हैं, कोई नई माउंटेन रेंज है, कोई नई स्पीशीज़ आई है बटरफ्लाई की, कुछ भी नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एक शिप है और ये वो शिप है जो कि अभी रिसेंटली लक्षद्वीप में प्लेस की गई है, लक्षद्वीप में कमीशन हुई है। कमीशन का मतलब समझते हो ना, पास हो गई है। तो लक्षद्वीप में पास हुई है और ये इंडिया की सबसे सदर्न मोस्ट शिप रखी गई है। सदर्न मोस्ट पॉइंट पे इस शिप को प्लेस किया गया है। आज से पहले भी थी लेकिन सदर्न मोस्ट पे नहीं थी आज तक, पहली बार INS संध्यक जैसी कोई शिप को सदर्न पॉइंट पे प्लेस किया है। तो लक्षद्वीप का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, ये पढ़ के जाना पड़ेगा। सदर्न मोस्ट पॉइंट आ गया न्यूज़ में, अब पढ़ना पड़ेगा कौन सा पॉइंट है वो वाला। तो लक्षद्वीप का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल साउथ में आता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स पढ़े,
थोड़ा बहुत, क्योंकि न्यूज़ में भी थे अभी। मालदीव्स और लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी की वजह से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए लक्षद्वीप में, तब वो टॉपिक न्यूज़ में आ गया। तो कुछ आइडिया है? एग्जैक्टली, मिनिकॉय आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप में आते हैं ये मिनिकॉय आइलैंड्स, और इन मिनिकॉय आइलैंड्स में इसको प्लेस किया गया INS संध्या को। इससे पहले लक्षद्वीप आइलैंड में सिर्फ एक ही शिप हुआ करती थी, इंडियन नेवल शिप, इसकी फुल फॉर्म है INS जटायु, ये थी इससे पहले, जो कि आज तक सिर्फ एक ही थी। अब इसके साथ एक और आ गई है, और उसकी लोकेशन मिनिकॉय आइलैंड सदर्न मोस्ट आइलैंड है, और इसके बाद दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है। कौन सी कंट्री है? मालदीव्स, जिसके साथ कंट्रोवर्सी है। तभी तो बोला गया था हमारे इतने पास में है इंडिया में, तो इसमें जाओ ना, वहाँ क्यों जाते हो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। हुई थी ना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, सबने सुनी होगी, काफ़ी हाईलाइट रही थी वो। सो ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया, तो हमको अब सिर्फ ये नहीं, लक्षद्वीप भी पढ़ के जाना पड़ेगा। वैसे देखो, लक्षद्वीप तो आप ऑलरेडी पढ़ोगे ही ज्योग्राफी में, ये वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। जब भी आप फिजिकल फीचर्स या आइलैंड्स कवर करोगे, तो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार डिटेल में पढ़ना, उसके कहाँ कहाँ पे कौन से आइलैंड्स हैं, कैसे फॉर्मेशन हुआ था उनका, कोरल रीफ से हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, एवरी डिटेल वो सारा पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी फ़ायदा उन चीज़ों को पढ़ने का। तो ये सीधी सी बात है, आप हर चीज़ मत पढ़ो, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पढ़ के जा रहे हो ना, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए। आपका बेसिक ये एक दिमाग में रहना चाहिए कि हमें जो टॉपिक से, अगर मान लो इससे कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, और हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो इस टॉपिक से हमारा कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हमें हमसे हो जाना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जब भी अपने ज्योग्राफी में भी टॉपिक्स को पढ़ते हो, तो उसको करंट अफेयर से ज़रूर लिख देना, ठीक है। करंट अफेयर वैसे तो मैं क्लास में आपको करवाई दूंगी, बता ही दूंगी कोई भी न्यूज़ में क्या चल रहा होगा, ठीक है। सो करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी ऐसे रहती है, आप टॉपिक को साथ में पढ़ लेके चलते हो। अब जैसे ज्योग्राफी का एक और टॉपिक में लिंक करूँ, अब जैसे कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में, आपको पता है हमेशा नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, पूछते ही पूछते उनका फेवरेट टॉपिक है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था इस नेशनल पार्क पे, डेजर्ट नेशनल पार्क, वेयर इज इट लोकेटेड? राजस्थान में ही है ना, ठीक है। तो इसी से क्या क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेजर्ट नेशनल पार्क, और फर्स्ट स्टेटमेंट थी इट इज़ लोकेटेड अलोंग द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, बाड़मेर एंड जैसलमेर, ये था, ठीक लिखा हुआ है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ये पूरा नेशनल पार्क। डेजर्ट आप नाम से भी समझ सकते हो, भारत में डेजर्ट सबसे बड़े रीजन में कहाँ पे है? राजस्थान में ही है थार डेजर्ट। तो इससे क्वेश्चन आया था, क्यों इससे क्वेश्चन बना था? क्योंकि इस समय ये टॉपिक न्यूज़ में था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुना है सबने स्पीशीज़ का नाम? तो ये वाली जो है ये न्यूज़ में चल रही थी, और ये मिलती कहाँ है सबसे ज़्यादा? यहाँ इस रीजन में, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में। अब कल को ये टॉपिक न्यूज़ में आ जाएगा, अगर ये स्पीशीज़ न्यूज़ में आ जाती है, स्नो लेपर्ड, तो फिर इससे क्वेश्चन बनेगा कौन से नेशनल पार्क में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है इसकी। अभी क्योंकि अभी रिसेंटली इसका भी काउंट हुआ है, सेंसस होता है ना जो काउंटिंग वगैरह, वो इनकी भी हुई है, इसकी भी हुई है, तो इससे भी दोबारा क्वेश्चन बन सकता है कौन से रीजन में है। प्लस IUCN ने इसको कौन सी कैटेगरी में डाला हुआ है? IUCN जानते हैं सब लोग, फुल फॉर्म बोलो, फुल फॉर्म पता है लाउडली? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये अपनी रेड डेटा की एक लिस्ट निकालती है, जिसके बिहाफ पर बताती है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वल्नरेबल है, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या एंडेंजर्ड है। ये नाम सुने हैं सब लोगों ने, पहले कभी सुना होगा थोड़ा बहुत। तो ये सब कुछ आपको एनवायरनमेंट में भी पढ़ना है और करंट में भी पढ़ना है। तो अभी इसका काउंट हुआ है, तो हमसे सब क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम जो काउंटिंग है वो कहाँ पे फाइंड हुई है, मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं ये। तो मिलने को तो स्नो लेपर्ड है तो स्नो में ही मिलेगा, और स्नो कहाँ पे होती है? जो हिमालयन बेल्ट है, हिमालयन रीजन में ही मिलेगी स्नो, राजस्थान में तो मिलेगी नहीं, यहाँ तो सिर्फ गर्मी मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हिमालयन बेल्ट है, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उस रीजन में मिलती है, पर मैक्सिमम उनमें से भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इसकी? लद्दाख में।
एंड लद्दाख में एक है हेमिस नेशनल पार्क, द ओनली नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख, जो कि पहले एक टाइम पे हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, बट जब दोनों का सेपरेशन हो गया उसके बाद ही यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये इसको हेमिस नेशनल पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं वो इंडिया में ही मिलते हैं। तो फिर से टॉपिक न्यूज़ में आएगा तो ऐसे पढ़ना होगा। अब ये टॉपिक दो चीज़ों के लिए न्यूज़ में है, एक तो इसका काउंट हुआ इसलिए, दूसरा इंडिया ने अभी एक बनाया है, अगर आपने सुना हो, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ये मैंने पहले के स्टूडेंट्स को भी करवाया है। बिग कैट अलायंस क्या है? इंडिया ने स्टार्ट करा है, इसलिए न्यूज़ में है। यस, 7 बिग कैट्स का एक अलायंस है जिनको कंजर्व करने के लिए इंडिया स्टेप ले रहा है। और ये G20, याद है ना, अभी पिछली बार इंडिया में हुआ था, वो G20 में ये स्टेप लिया गया। G20 में डिसाइड किया है इंडिया ने कि हम लोग बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए, बिग कैट में वन ऑफ द कैट इज स्नो लेपर्ड, नॉट कैट एग्जैक्टली, बिग कैट। फैमिली तो कैट की है ना ये वाली, स्नो लेपर्ड हो गया, लेपर्ड हो गया, लायन, जैगवार, टाइगर, चीता, इन सबको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये टॉपिक फिर से इस वजह से न्यूज़ में आ गया। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ने हैं, करंट अफेयर सब कुछ मिक्स हो जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिक्स हो जाता है उसके अंदर। अब हिस्ट्री से भी कोई, मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी किसी टेम्पल में विजिट करने गए हैं, ठीक है, लेट्स से अभी गए थे, जब लक्षद्वीप गए थे उसी टाइम पीरियड में एक इस टेम्पल में भी गए थे, कालाराम टेम्पल, लोकेशन महाराष्ट्र। तो इस टेम्पल में विजिट करने गए। अब इस टेम्पल के बारे में पढ़ना होगा फिर हमको, ठीक है। इस टेम्पल में विजिट है, तो अभी जब लक्षद्वीप गए थे उसी टाइम पीरियड में आपने देखा होगा उनकी एक स्कूबा डाइविंग की पिक्चर भी वायरल हुई थी, ठीक है, स्कूबा डाइविंग करते हुए। वो इसी में ही कालाराम टेम्पल के पास में आइलैंड है, वहाँ पे सिचुएटेड, वहाँ पे गए थे। सो टॉपिक न्यूज़ में आ गया ये वाला, तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। कालाराम टेम्पल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम, जो श्री राम है भगवान, उनकी कौन सी मूर्ति है? काली कलर की है। जैसे आपने अयोध्या में भी देखा होगा, पिक्चर जब वायरल हुई थी तो उसमें भी काली कलर की मूर्ति थी ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। और ये बनवाया किसने है, कौन सी सेंचुरी में बना था, इसकी क्या खासियत है? आपको याद होगा अभी कुछ, जब पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें 64 योगिनी टेम्पल पे क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो न्यूज़ में था उस समय, वहाँ के चीफ मिनिस्टर विजिट करने के लिए गए थे वहाँ पर, इसलिए वो न्यूज़ में था। अभी तो प्राइम मिनिस्टर गए तो और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। और सबसे बड़ी बात, जो यूपीएससी बॉडी है ये आती किसके अंडर है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, बताया मैंने पहले भी ये बात, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। ये पर्सनल नहीं है, पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स, ये इसके अंडर आती है। तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर आने की वजह से डायरेक्टली आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का कोई मिनिस्टर नहीं है। जैसे बाकी मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर आपने सुने हैं, होम अफेयर्स के हैं, डिफेंस के हैं, इसका कोई मिनिस्टर नहीं है। तो जिस मिनिस्ट्री के कोई मिनिस्टर नहीं होते वो ऑटोमेटिकली किसके अंडर आ जाती है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज। तो इस वजह से ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। तो हम ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं यूपीएससी इनडायरेक्टली कम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर की विजिट कहीं पर भी हो रही है, कहीं पर भी वो जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, उनको कहीं का अवार्ड मिल रहा है, जैसे उनको अभी अवार्ड मिला कहाँ का? भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला उनको। व्हाट इज द नेम? ऑर्डर ऑफ ड्रैग ग्याल्पो। भूटानीज लैंग्वेज में है इसलिए अजीब लगेगा नाम आपको, ड्रैग ग्याल्पो करके नाम है। तो अब उनको ये अवार्ड मिला तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि आज से पहले कभी किसी इंडियन को मिला है क्या? भूटान में मिला तो किन पर्सनालिटीज़ को मिला है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, किस चीज़ के लिए मिलता है, तो ये पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। सो प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई तो सारी एक्टिविटीज़ हमें पता होनी चाहिए। विजिट कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कौन सा अग्रीमेंट साइन किया है, या तो कोई MOU, MOU इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अग्रीमेंट, ट्रीटी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी साइन किया है उन्होंने, वो हमें पढ़ के जाना होगा डिटेल में।
ठीक है, तो ये तो हमारा करंट अफेयर का मेन सेंटर रहने वाला है। ठीक है, बाकी अगर मैं डिस्कस करूँ बेसिक फैक्ट्स के बारे में, तो इंडिया में हमारी कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं? नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 29, 20, 29, 29, others 28, 28, 28, right, the correct answer is 28, not 29. जब से जम्मू कश्मीर का स्टेटस हटा है उसके बाद से एक कम हो गई ना, जम्मू कश्मीर तो यूटी बन गया, तो एक कम हो गई वापस से। तो 28 नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूटीज? 8 यूटीज आर देयर। आपको 8 यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी यूटीज हैं हमारी, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न साइड में, उसी के साथ में राइट, ये तो पता है। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो क्या आएगा? जो भी पढ़ाई करनी है ना यूपीएससी की, सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है, कि कब किस टॉपिक से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाए वी डोंट नो। सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन, तो वो प्रॉपर जितना भी पढ़ो, हिस्ट्री में तो वैसे ही सीक्वेंस बहुत काम आता है, वो तो अलग बात है, पर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो, सीक्वेंस वाइज ईयर याद करोगे ना तो लंबे टाइम के लिए याद रहती हैं चीज़ें। चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, उसके बाद दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। दोज हु डोंट नो, these two UTs have been merged together on particular date of 26th of January 2020. They have been merged. Now they are not treated as a different entity. Now they are a single entity, and the capital for them is Daman. Then there is Puducherry. It's not Pondicherry. The name has been changed to Puducherry, and when it has been done in 2006, the name has been changed to Puducherry. And the capital of Puducherry is itself Puducherry. There is no other capital. Next, Andaman Nicobar and Lakshadweep. Rest all whatever you know, those are the states. तो ये है मेन हमारी जो आपको नेम पता होनी चाहिए, जिसमें से ये दोनों का सेपरेशन कब हुआ है? 2019 5 ऑफ अगस्त को प्रेसिडेंट से कंसेंट मिला था। 5 अगस्त 2019 इफेक्ट में कौन सी डेट को आया था? 5 अगस्त को पास हो गया, 5 अगस्त को तो लागू नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी ना खड़े खड़े पास कर दो, अलग कर दो यूटीज़ को, टाइम लगता है भाई प्रोसेस करने में, एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा है तो इसको टाइम लगा, और एक पर्टिकुलर डेट चूज़ की गई थी जिसके पीछे रेलिवेंस है, वो भी बताऊंगी अभी। व्हाट वाज द डेट एनीवन? 15 ऑफ अगस्त? नहीं, आज़ादी वाले दिन। 10 दिन में कैसे पॉसिबल है? नहीं, नो आइडिया। इट्स 31st of October. Why 31st? Why 31st? There is a reason behind that. 31st के पीछे रीज़न क्या है? इस दिन किसका बर्थडे आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, और इन्हीं के बर्थडे वाले दिन क्यों किया गया? बिकॉज ही वॉज नोन एज द यूनिटी मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज अ पर्सन हु हैज़ कंबाइंड ऑल द इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। याद है, स्टोरी पढ़ी होगी, प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करने का इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। जूनागढ़ और हैदराबाद को भी इन्होंने ही कंबाइन किया था, इस वजह से इन्हीं के बर्थडे वाले दिन किया गया था। और 31 अक्टूबर को ही हम लोग इंडिया में मनाते क्या हैं? यूनिटी डे। और इन्हीं के बर्थडे वाले दिन जो है वो क्या बनाया गया था? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर? गुजरात। विच रिवर? अक्रॉस विच रिवर? गुजरात से कौन सी रिवर फ्लो करते हुए जाती है इस स्टैचू के पास से? नर्मदा रिवर। नर्मदा, वैसे तो वो मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन गुजरात से छोटे से रीजन से क्रॉस होती है, वहीं बनाया गया था इसको। इवन जो कभी टूरिस्ट विजिट भी करते हैं यहाँ पर, उनके लिए रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज कर दिया। अब रेलवे स्टेशन का नाम वहाँ पे हो गया एकता नगर। एकता मतलब यूनिटी, उसका हिंदी में बना दिया गया नाम एकता नगर। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। हर डेट के पीछे कुछ ना कुछ रेलिवेंस होता है। गवर्नमेंट अगर कुछ भी डिसाइड कर रही है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रेलिवेंस होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, 24 ऑफ जनवरी
24 जनवरी में ऐसा क्या हुआ था और इस दिन हम क्या मनाते हैं? एनी आइडिया? कोई तुम में से पॉलिटी पढ़ चुका है कभी थोड़ा बहुत? प्राइम मिनिस्टर्स पढ़े? लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह कभी नहीं पढ़े? तो मैं बता देती हूँ, इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, क्योंकि इस दिन फर्स्ट टाइम इंडिया की फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी, दैट इज इंदिरा गांधी। इस दिन शपथ ली थी 24 जनवरी 1966 आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। सुना ना सबने नाम उनका, राइट? तो उनकी डेथ के बाद ये आई थी 24 जनवरी को, इसलिए हमने ये बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, हर चीज़ के पीछे कोई रेलिवेंस है। सरोजिनी नायडू के बर्थडे वाले दिन हम लोग वुमेंस डे मनाते हैं, नेशनल वाला, इंटरनेशनल नहीं। इंटरनेशनल तो 8 मार्च को होता है, वो तो सुना ही होगा सब लोगों ने, पर इंडिया का कब होता है? 15 जनवरी। ठीक है, और आर्मी डे भी मनता है उस दिन। ठीक है, 12 जनवरी को यूथ डे होता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रेलिवेंस है। डेट्स को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आज क्या डेट है? 28 आज 28 मई को। आज तो कोई ऐसा डे नहीं है, कल था 27 मई। तो 27 मई को क्या हुआ था? 27 मई को था BR अम्बेडकर, सब जानते हैं, राइट? उनकी डेथ एनिवर्सरी थी कल। ठीक है, सो मतलब बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ, कभी ना कभी किसी ना चीज़ का डेट्स का रेलिवेंस होता है। तो सारी डेट्स तो नहीं, पर इंपॉर्टेंट डेट्स हमको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, सारी डेट्स तो वैसे भी हम नहीं पढ़ सकते, पर डेट्स जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सब हमको स्टडी करके जाने हैं। ठीक है, नोट कर लो थोड़ा बहुत जो इसमें करना है, जो नहीं पता उसमें से आप नोट कर लीजिए। अवार्ड मिला है जिसका यही नाम है, मैच द फॉलोइंग में बन सकता है। UPSC कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री का पूरा फुल नेम है, इसमें इतना ही है। किसकी? ड्रैक गैल्पो, ये अभी पिछले महीने मिला है। डेट तो नहीं पूछते, मंथ इज इनफ। मंथ भी वैसे तो नहीं पूछेंगे, बाकी उनको अवार्ड्स मिलते रहते हैं, ये तो पता है ना आपको। हाईएस्ट अवार्ड्स, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी कि करंट में चल रहा है, पर फ्रांस का मिला था उनको अभी, उससे पहले इजिप्ट का मिला था, UAE का मिला था। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था UPSC CAPF एग्जाम में आया था कि ये अवार्ड कहाँ का है? ऑर्डर ऑफ द जायद, ये अवार्ड कौन सी कंट्री का है? UAE का अवार्ड है, क्योंकि इजिप्ट का तो है ऑर्डर ऑफ द नाइल नाम है। वाई? बिकॉज नाइल रिवर फ्लोज फ्रॉम दैट रीजन, एंड नाइल रिवर यू ऑल नो इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। एंड वेयर इट ड्रेन्स? इट फ्लोज नॉर्थ और साउथ? सीधा क्वेश्चन, पहले तो ये बताओ, इट फ्लोज साउथवर्ड डायरेक्शन और द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन? साउथवर्ड्स, just as Ganga? Sure, no, it flows northward direction. It rises, ऐसे फ्लो करते हुए ऊपर की तरफ जाती है, और जो मेडिटेरेनियन सी है ना ऊपर की तरफ, सुना होगा, उसमें ड्रेन करती है। तो इट फ्लोज नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिया में कौन से रिवर फ्लो करती है? राजस्थान से भी करती है वो फ्लो, मध्य प्रदेश और राजस्थान से फ्लो करते हुए इट मर्जेस इनटू यमुना रिवर। चंबल इज अ रिवर व्हिच फ्लोज नॉर्थवर्ड्स, जबकि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब कैसे? साउथवर्ड्स, है ना। देखा होगा आपने, उनकी डायरेक्शन ऐसे रहती है, इस तरफ। एंड यूजुअली दे ड्रेन्स इनटू विच ओशन? बे ऑफ बंगाल, उस रीजन में जाके ड्रेन करते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं न्यूज़ में। ठीक है, बाकी देखो करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो कर सकते हो, सोर्सेज वगैरह भी बहुत बच्चे पूछते हैं। तो एक तो देखो ये रहता है कि करंट अफेयर में आप पहले तो जो क्लास में कराया जाएगा वो क्लास के नोट्स रहेंगे आपके। क्लास के नोट्स में मेरा जो तरीका है, कभी कभी PPT से होता है, ठीक है, जो पहले से हमको पता है PPT के थ्रू रहता है, या फिर कभी मैं खुद ही क्लास में नोट्स ही बना के लिखवाती हूँ, और PPT आपको मिल जाएगी, मिल जाती थी ना पहले भी, सेंड हो जाती थी, हाँ PPT आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको जितना भी उसके जुड़ा हुआ स्टैटिक रहता है वो मैं क्लास में लिखवाती हूँ। जैसे अभी क्लास में बताया मैंने स्नो लेपर्ड के बारे में, तो और एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें, तो वो टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना भी फैक्ट हो सकेगा वो सब मैं लिखवाऊंगी।
कि करंट अफेयर इज़ ऑल अबाउट द फैक्ट्स, तो वो फैक्ट सारी मेरी जिम्मेदारी लिखवाना, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी भी लिखवाऊंगी, बट फिर भी इनफ नहीं पड़ता है, आई नो दैट कि बहुत वास्ट है। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़, आप एक बेस्ट सोर्स रहता है PIB, सुना है इसके बारे में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये वन ऑफ द बेस्ट साइट है UPSC एस्पिरेंट्स के लिए, सब फॉलो करते हैं, जो करंट अफेयर मंथली कवर करते हैं ना वो ऐसे फॉलो करते हैं। PIB गवर्नमेंट का खुद का डेटा रहता है इसमें, ये गवर्नमेंट खुद पब्लिश करती है, जो भी लोकसभा राज्यसभा में हुआ है, जो भी कहीं पर गए हैं, किसी जगह पे इनॉग्रेशन किया है, कुछ भी XYZ हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पब्लिश होता है। तो PIB की मंथली जो हैं वो आते हैं लिस्ट्स, आप वो कवर कर सकते हो, बेस्ट सोर्स है ये वाला, इससे आपका काफ़ी सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप अभी से ही स्टार्ट करते हो, जैसे कि जो अभी 2025 या 26 में टारगेट कर रहे हैं, वो जून से ही अपने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जून से जब आप पढ़ोगे तो आप वीकली करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीकली में क्या होता है ना, बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर एक साथ, मंथली का बहुत सारा हो जाएगा पढ़ने में, आपका मंथ का पूरा कवर करोगे, जून मंथ का आप करोगे कवर, जुलाई में आपके 10 दिन चले जाएंगे आराम से, तब भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत होता है मंथ का, तो बहुत सारा करंट अफेयर हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि आप वीकली करंट अफेयर को कवर करते रहो, हमारी क्लासेस भी वीकली लगेंगी, तो आप वीकली ही कवर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक साथ पूरा मत लेके बैठो। हाँ जून से होंगे, ठीक है, तो जून आई तो गया 3-4 दिन बाद, ठीक है। तो हम जो है वीकली स्टार्ट करें तो ज़्यादा सही रहेगा, हर वीक का कवर होता जाए तो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो जाएगा एक साथ कवर करने को, और एटलीस्ट आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा उस कंटेंट को रिवाइज करने के लिए। तो जुलाई में आप जून मंथ के सारे जो करंट अफेयर्स हो चुके होंगे उनको कवर करो, जुलाई में बैठ के सारा जो वीक पूरा हो चुका है उसके करंट अफेयर मिक्स करो और 4-5 दिन दो उसको कवर करने के लिए, लर्न करने के लिए, ठीक है। उससे आपका स्टैटिक भी कवर होता रहेगा और करंट भी याद रहेगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से वीकली स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है इसके लिए। बाकी अब आप लोग अपने डाउट्स पूछो करंट अफेयर से जुड़े हुए। न्यूज़पेपर बिल्कुल बिल्कुल बहुत पूछते हैं न्यूज़पेपर्स के लिए भी। देखो मैंने जितना ये चीज़ें बताई हैं ये टारगेट करा है मैंने प्री को अभी। अगर आप मेंस की भी तैयारी साथ ही करते हो, जो कि यूजुअली फॉलो रहता है कि मेंस की भी तैयारी साथ ही करो, तो न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या आते हैं एडिटोरियल्स। वो एडिटोरियल्स आपको एक तो वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं, दूसरा एडिटोरियल से फ़ायदा ये होता है हमें कि एक लिखने का मेथड कैसा होता है, क्योंकि मेंस में वी हैव टू राइट, तो वहाँ पर थोड़ा आदत पड़ जाती है पढ़ करके उस चीज़ को लिखने की, तो वो फ़ायदा उसमें रहता है और ऑब्वियसली कंटेंट भी बहुत अच्छा बन जाता है उसमें, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, पूरा नहीं पढ़ना है, सारा दिन रोज़ नहीं पढ़ने हैं, आप सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ो।